लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट और लद्दाख की एकमात्र संसदीय सीट मतदान उस पर जारी है। बारामूला में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सज्जाद गनी लोन, निर्दलीय इंजीनियर रशीद के बीच मुख्य मुकाबला है, तो वहीं लद्दाख के 2 जिले लेह और करगिल में बीजेपी से ताशी ग्यालसन, कांग्रेस से सेरिंग नामग्याल, निर्दलीय हाजी हनीफा जान के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। दोपहर 1 बजे तक जहां बारामूला में 34% से ज्यादा मतदान पूरा हो चुका है, वहीं लद्दाख में 52% से ज्यादा मतदान हुआ है और बारामूला में 2019 का रिकॉर्ड दोपहर के समय ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। 2009 के रिकॉर्ड की बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग साल 2009 में वहां पर हुई थी, जो आंकड़ा 41% को पार कर गया था। इस बार भी उम्मीद है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये आंकड़ा और बढ़ेगा। और क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग बारामूला में हो रही है, लोग बढ़ चढ़कर मतदान के लिए बाहर निकल रहे हैं। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट सचिन पाड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन साहब, बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 पर आपका। और पॉलिटिकल एनालिस्ट सोहेल काजमी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल काजमी साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सचिन साहब, सबसे पहले जो ये आंकड़ा आया है 1 बजे तक का, ये वोटर्स टर्नआउट है 34% बारामूला में, कैसे देख रहे हैं सर इसे? एक्चुअली जैसे आपने बताया, आई थिंक 2019 में ही 33% टोटल वोटिंग हुई थी, तो इस बार तो आफ्टरनून तक, लंच तक ही, 1 PM तक ही ये रिकॉर्ड टूट गया। तो हम 2 तरीके से देख सकते हैं, आइदर पीपल आर वेरी हैप्पी विद द करंट MP और दे आर वेरी एंग्री विद द करंट MP। एक ये सिचुएशन देख सकते हैं। और दूसरा ये है कि पीपल रियलाइज, जो वोटर्स हैं उन्होंने रियलाइज किया कि देखो डेवलपमेंट पिछले जो 5 साल में हुई है वो आज तक हमने इतनी फास्ट डेवलपमेंट नहीं देखी है। उन्होंने रियलाइज किया, उन्होंने सबसे पहले रियलाइज किया कि सिक्योरिटी के मामले में काफी स्ट्रांग है और डेवलपमेंट, और उनको हालांकि अभी मैं भी एक न्यूज पढ़ रहा था कि उनके सेब को लेके जो उनका एप्पल्स का बिजनेस है वो थोड़ा सा काफी उनको नुकसान हुआ है। उसको अगर वो छोड़ दें तो बाकी चीजों में बारामूला भी काफी आगे गया है डेवलपमेंट के हिसाब से, सिक्योरिटी के हिसाब से। तो उनको ये रियलाइज हुआ है कि बिफोर आर्टिकल 370 एंड आफ्टर 370 उनको रियलाइजेशन हुआ है और वो वोट बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उसका तो अभी, और ये जो 3 कंटेस्टेंट हैं, 3, उनके बीच में काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला का काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस है, सज्जाद लोन काफी पॉपुलर लीडर हैं उस एरिया के, और जो इंडिपेंडेंट लीडर हैं इंजीनियर राशिद, और उनको सपोर्ट कर दिया गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने जी। तो उससे क्या हो गया, ये ट्रायंगुलर जो कॉन्टेस्ट बन गया, ये काफी स्ट्रॉन्ग और काफी डिफिकल्ट सीट हो गया है, और इतना सारा वोटर टर्न अराउंड हुआ है तो काफी इंटरेस्टिंग है। और ये मैं तो सीधा सीधा यही बोलना चाहूंगा कि पीपल आर हैप्पी विद द डेवलपमेंट और वो आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि वो अपना जो है MP वहां का लोकसभा सेंड कर सकें और ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। तो हालांकि मैं ऐसे ही देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सोहेल काजमी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल काजमी साहब, जो ये अभी तक का वोटर्स टर्नआउट आया है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये दर्शाता है कि कितनी डेस्परेशन है लोगों में अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए। मुद्दे बहुत सारे हैं, विकास के मुद्दे को लेकर या डेवलपमेंट हम कहें, और तमाम इस तरह की बेरोजगारी हो गया, ड्रग्स हो गया, इस तरह के मुद्दे को लेकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन दे वांट अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर देमसेल्व्स। क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं? देखिए, बड़ी पहले तो खुशकिस्मती की बात है, जम्मू कश्मीर जहां हमेशा ग्रहण लगा रहता था किसी न किसी, पाकिस्तान का, अलगाववाद का, स्टोन पेल्टिंग का, कैलेंडर्स का, ये पहली बार मुझे लगता है 30 साल बाद इलेक्शंस तो यहाँ हुई, लेकिन इस तरह का जोश जो था लोगों में, ये लोगों की इलेक्शन है। ये पॉलिटिशियन, पहले यहाँ पॉलिटिशियनों की इलेक्शन हुआ करती थी, 2% 4% पोलिंग हुई और पॉलिटिशियन जो है वो जीत गया, जो भी पॉलिटिशियन, चाहे वो कांग्रेस से था, NC से था। आज लोगों का पॉलिटिशियन, मुझे लगता है जब पोलिंग परसेंटेज बढ़ती है तो लोग डिसाइड करते हैं कि जनाब
ठोक बजा के अपना कैंडिडेट किसको जिताना है और कौन रहनुमाई करेगा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी की। मुझे लगता है जमहूरियत की सबसे बड़ी जीत जो है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी जो हार्ड वर्क है वो दिखता है लोगों में कि जो एक रोड मैप है जमहूरियत को मजबूत करने का, जमहूरियत को और अच्छी तरह से भारत को आगे लेने का, वो तभी मुमकिन है। पूरे भारत में आप देख रही हैं कि लद्दाख जैसे रीजन में 52% अभी तक हो गई है और 6 बजे तक कितनी होगी। और ये जो रिकॉर्ड है कश्मीर बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी का, यहाँ उमर अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो एक लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, शेख अब्दुल्ला के पोते हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं और चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। गनी लोन साहब जो 72 में खुद डिप्टी मिनिस्टर रहे थे, फिर वो मफ बना ली उन्होंने और फिर वो अलगाववाद की तरफ चले गए और फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए। उनके बेटे सजाद लोन जो पिछली बार मिनिस्टर भी थे 2014 की कोलिशन गवर्नमेंट में, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंजीनियर रशीद जो है अभी कन्विक्टेड नहीं है, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं जेल से। तो ये और जो हर जगह आप देख रही हैं कि 6 बजे 8 बजे 9 बजे, विच वॉज नॉट पॉसिबल इन कश्मीर। आज से अगर आप थोड़ा सा पीछे ले जाए अपना कैमरा 10 साल पहले या 5 साल पहले, तो 5 बजे के बाद तो कोई दिखता नहीं था और वोट डालने को लोग डरते थे। तो आज तो 20-20, 25-25 कैंडिडेट्स हैं, जो दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद हैं, लोग जम्मू कश्मीर के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग रिवाइवल ऑफ टूरिज्म चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन भी जो काम कर रही है, उन्होंने कोशिश की है कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जो है फॉर एवरी वोटर। सोहेल साहब, जैसे सचिन सर ने कहा कि 2 बातें हो सकती हैं, या तो वाकई लोग चाह रहे हैं कि उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, वो बदलाव की ओर अग्रसर है, या फिर वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा हुकूमत है उसे बदलने के लिए घरों से बाहर निकले हैं। और क्योंकि जितना हम ग्राउंड पर रहे और जितना हमने लोगों को स्टडी किया, उनसे बातचीत की, स्टेटहुड एक ऐसा सेंटिमेंटल मुद्दा है जो कहीं ना कहीं सब मुद्दों पर हावी है। और क्या हम ये कह सकते हैं कि इस मुद्दे के लिए लोग बाहर निकले हैं और क्योंकि उन्हें मौजूदा हुकूमत नहीं चाहिए, कुछ बदलाव चाहिए, इसलिए वो ज्यादा तादाद में घरों से बाहर निकल रहे हैं और फिर मतदान कर रहे हैं, जो ये वोटर्स टर्नआउट सामने निकल कर आया? बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को नजरअंदाज करके, एक ट्रेडिशनल स्लोगन्स को नजरअंदाज करके लोग, देखिए 4 को पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ जो भी नुमाइंदे रहे हैं उन्होंने वेस्ट किया है टाइम, पैसे वेस्ट कर दिए, कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक फंड्स वेस्ट कर दिए। जम्मू कश्मीर के लोग भी बाकी स्टेटों की तरह, बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह बदलाव चाहते हैं। वो उस नैरेटिव से बाहर निकलना चाहते हैं जिस मुसीबत में जम्मू कश्मीर के लोगों को रखा हुआ है। जी हाँ, वो भोग रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, अलगाववाद की तरफ से। आपने कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाया, आपने लोगों का हाथ पकड़ा। पहली इलेक्शन है जो मैं समझता हूं मरकज ने पहली बार पीपल सेंट्रिक इलेक्शन का स्लोगन दिया है। और पीपल, इससे पहले पॉलिटिकल सेंट्रिक होता था, किसी तरह आए 2% 4% नुमाइंदे तो बने, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स है, पीपल सेंट्रिक वोट परसेंटेज है, पीपल्स विल जो है वो प्रिवेल कर रही है इस इलेक्शन में, विच इज ए गुड साइन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिगर अचीवमेंट्स जो उन्होंने 10 साल में एक डेवलपमेंट का जाल यहाँ बुना है। सचिन साहब, आपसे जानना चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कितना श्रेय जाता है इस वोटर्स टर्नआउट के बढ़ने का? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम ने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। उसका रीजन ये मैं बोलना चाहूंगा, देखो इतना डिफिकल्ट सिचुएशन है, सिक्योरिटी है। अभी आपको पता है 2 दिन पहले टेररिस्ट अटैक हुआ, वो ट्विन टेररिस्ट अटैक हुआ, उनमें एक्स जो सरपंच थे, एक्स सरपंच बीजेपी के, वो मारे गए और 2 टूरिस्ट मारे गए। और टेररिस्ट जो हैं उन्होंने पूरा अपना जो है उन्होंने पूरा क्रिएट किया एनवायरनमेंट की ताकि लोग घर से बाहर ना निकलें वोट डालने के लिए। तभी ये अटैक हुआ 2 दिन पहले। और उन्होंने बीजेपी के वर्कर को ही टारगेट किया है, ताकि जो बीजेपी इतना क्रिएट कर रही है एनवायरनमेंट, खुशी का माहौल बना रही है, ताकि उस माहौल पे भी हम दाग लगा सकें। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इतनी सिक्योरिटी टाइट, इतने लोगों तक ये बात पहुंचाई है कि डेमोक्रेसी जो है आपका राइट है, आपको वोट डालना है। उन्होंने ये बात लोगों तक पहुंचाई उन्होंने। और सीनियर सिटीजन के लिए घर पे जाके आप वोट कर सकते हैं। जो सीनियर सिटीजन है वो अगर वो नहीं आ पाते हैं पोलिंग बूथ तक, तो इलेक्शन कमीशन की टीम उनके घर जा रही है ताकि वो अपने घर पे आराम से वोट डाल सके। ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। और सबसे बड़ी बात, चीफ इलेक्शन कमीशन ने हमेशा की तरह श्रीनगर में भी 5 डिफरेंट फेसेस में वोटिंग रखी है, ताकि जो है सिक्योरिटी पूरी टाइट रहे और कोई भी ऐसा जो है इंसिडेंट क्रिएट ना हो। तो वाकई और सबसे बड़ी
पहली बात एक और बोलना चाहूंगा, जो 7 मई को इलेक्शन थी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो डिले हो गई, 25 मई को होगी अभी। वो उसका रीजन भी देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने देखा कि वहां पे एनवायरनमेंट नहीं है, बिकॉज ऑफ स्नोफॉल, हैवी रेनफॉल हो चुकी है, लोग जो है माइग्रेट हो चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को रखते ही उस वोटिंग को पोस्टपोन किया है। तो पोस्टपोन करने का भी यही एक रीजन है कि ताकि जो है उधर भी वोटर काउंट जो है अच्छा खासा रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, महबूबा मुफ्ती वो खुद खड़ी हैं, और एनसी के जो उतने बहुत बड़े नेता खड़े हैं वहां पे, तो उधर भी काफी टफ कंटेस्ट होना ठीक है जी होगा, और वहां पे वोटर ज्यादा होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सोहेल साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी खूब पहल की है, बहुत अच्छी कोशिशें की हैं, जिस तरह से स्वीप प्रोग्राम चलाए गए और दूर दराज तक पहुंचा गया और लोगों को ये संदेश दिया गया कि आपको घर से बाहर निकला है। कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस भी मैटर करती है, एक तो बहुत ज्यादा मैटर करती है। और इलेक्शन कमीशन को मैं समझता हूँ हर हिंदुस्तानी को सलाम करना चाहिए कि 140 करोड़ का मुल्क और इतनी ट्रांसपेरेंट और इतने तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवा रही है। और खासकर जम्मू कश्मीर का रखरखाव बड़ा डिफरेंट है, यहाँ फारफ्लंग एरियाज हैं, स्नो बाउंड एरियाज हैं, रोड कनेक्टिविटीज नहीं है। लोगों को तो श्रेय जाता है, लेकिन ज्यादा श्रेय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है कि लोगों की छोटी से छोटी सुविधा, जिस तरह से वो वोट डाल सके, बुजुर्ग औरत कैसे वोट डाल सकती है, पेशेंट कैसे वोट डाल सकता है, उनको उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जो माइग्रेंट वोटर्स हैं उनके लिए जो सुविधाएं हैं जो पहली बार इंट्रोड्यूस की। और आपने देखा होगा कि कोई जो रूलिंग पार्टी है उनके लोग भी पकड़े गए बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ने पकड़े हैं, जो कोई शराब लेके जा रहा था, किसी के पास नोट जब्ती हुई है। तो ऐसा नहीं है, मापदंड सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक रखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो मैं समझता हूँ रिमार्केबल है और हम सबको उसको सलाम करना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा, जितना ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा उतना लोगों का विश्वास जो है अपनी इलेक्शन कमीशन पे और अपने भारत के उन संस्थाओं पे बढ़ता है और भारत आगे बढ़ता है। ये रियल एसेंस जो है वो मेंटेन की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और जम्मू कश्मीर में जो टर्नआउट आप देख रहे हैं और शाम को 6 बजे तक जो टर्नआउट आएगी, लेकिन फिर भी सोहेल सर, क्या रीजन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेशली जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि माहौल बदला है? अगर माहौल बदला नहीं है तो फिर किस तरह खुलकर कैंपेनिंग हुई, चाहे वो हमने श्रीनगर सीट पर देखी हो, चाहे बारामूला पर हमने देखी हो, लोगों का हुजूम निकला सड़कों पर, लोगों की भीड़ निकली सड़कों पर, यहां तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर खुलकर लोगों को अवेयर कर पाया, स्वीप प्रोग्राम दूर दराज के गांव में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चला पाया, तो ये बदले हुए माहौल का ही तो फलसफा है कि ये सब हुआ और वोटर टर्नआउट बढ़ा। ये जो आप होलो स्लोगन्स देख रही हैं, ये वो पॉलिटिशियन बोल रहे हैं जो हमेशा सत्ता में रहे हैं, जो सत्ता से बाहर नहीं रहे हैं, जिनको खौफ है, डर है कि पोलिंग परसेंटेज उनको, उनकी जो लेगेसीज है वो हटा देगी, वो हार जाएंगे, कोई नए चेहरे सामने आएंगे। ये फ्रस्ट्रेशन जो है हमेशा जम्मू कश्मीर में हमने जब जब देखा पॉलिटिशियनों ने पाकिस्तान की बात की है या नेगेटिव स्लोगन्स उन्होंने लगाए हैं, तो उनको सिंपैथेटिकल ग्राउंड्स मिली है। ये पहला इलेक्शन है कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस बतानी है, आपको वो धिक्के खाने हैं जो एक कैंडिडेट खाता है। ये लेगेसी और ये जो चीजें हैं ये नहीं चलेंगी। आप 20-25 कैंडिडेट जब इलेक्शन लड़ते हैं तो हर व्यक्ति जो है वो सामान्य है और वो अपने वोटर्स को जितना अपील कर सकता है, जितना कन्विंस कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है उन लोगों की जो हुकूमतों में रहे हैं, जो 2%, 4% की पोलिंग परसेंटेज से जीत के पार्लियामेंट में जाते थे और 5-5 साल अपने लोगों से मिलते ही नहीं थे। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन गुड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरे भारत की जहां ऐसे पॉलिटिशियनों ने राज किया है। क्योंकि ये खानदानी राज, ये आपकी ये जो आप अपने आप में हीरोज बने हुए हैं, ये चीजें हट जाएंगी। लोग सरप्रिय हैं, बिल्कुल डायनेस्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठे हैं लोग, एक रिलीजियस सेंटिमेंट से ऊपर उठे हैं लोग और मुद्दों पर बात करें। इवन इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क और वो डेवलपमेंट से अगर सेटिस्फाइड नहीं है लेकिन फिर भी वोट कर रहे हैं, तो ये भी तो डेमोक्रेसी के लिए सोहेल सर हेल्दी है ना। सचिन सर, आपसे ये चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरह से सर ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए आवाज उठा रही हैं क्योंकि उन्होंने आज तक हुकूमत की है, इस बार के जो चुनाव हैं वो अलगाववाद से दूर हटकर उन पर बात हो रही है। मौजूदा समय में जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं दहशतगर्दी नहीं है, इसमें आतंकवादियों का साया नहीं है, घुसपैठ का साया नहीं है, डर और दहशत नहीं है। खुलकर इस वक्त जो है वो वोटिंग हो रही है। ये बदलते हुए सिनेरियो, बदलते हुए जम्मू कश्मीर की ही एक तस्वीर है।
ये बात तो सोहेल सर ने बिल्कुल सही कही है कि पहले क्या होता था 10-15% वोटिंग हो रही है या उससे लेस वोटिंग हो रही है, तो रिजल्ट जो है, जो लिगेसी पार्टीज हैं जो फैमिली पॉलिटिक्स कर रहे थे, उन्हीं को फायदा हो रहा था। मैंने आज तक कोई बिग सरप्राइज अगर आप बोले तो मैंने कभी देखा नहीं। आइदर मुफ्ती की फैमिली और अब्दुल्ला साहब की फैमिली ही राज करती थी, कोई बिग सरप्राइज की बात आप देखते नहीं थे। अब 2019 में क्या हुआ, उमर फारूकुल्लाह अपनी सीट हार गए और 2014 में एनसी ने तो अपनी सीट हारी और एमएलए अपनी सीट, ये उमर अब्दुल्ला भी अपनी हार गए, राइट। तो वो 2 जगह से लड़े थे, एक जगह से वो इलेक्शन हार गए। तो क्या हुआ, जब इन्वायरमेंट दिया गया, जब सिक्योरिटी अच्छी खासी दी गई, तो लोगों को भी कॉन्फिडेंस आया कि हम अगर वोट डालेंगे तो हमें कोई थ्रेटन नहीं करेगा। पहले क्या होता था, वोटिंग के 1-2 हफ्ता पहले या 1 महीना पहले क्या होता था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती थी पैम्पलेट बांटना स्टार्ट कर देती थी कि अगर आप वोट डालेंगे, अगर आप डेमोक्रेसी की साइड जाएंगे, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, तो डराते थे, थ्रेटन करते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने उनको कॉन्फिडेंस में लाया कि अगर आप वोट करेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे पास स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और उसका इंपैक्ट क्या हुआ, सबसे पहले फारूकुल्ला अपनी सीट पहली बार वो इलेक्शन में हारे, पहली बार लाइफ में, और उमर अब्दुल्ला भी अपनी सीट हारे एज ए एमएलए, और वो एज ए एमपी हारे। तो क्या होता है, जब वोटर टर्न अराउंड ज्यादा हो तो आपको सरप्राइजेस दिखने लगते हैं। तो इस बार जो वोटिंग टर्नआउट श्रीनगर में हुआ है, लेकिन सचिन सर, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में कहा था, बढ़ता हुआ वोटर्स टर्नआउट इज ऑल्सो, ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो खतरे की घंटी है, लोग कहीं ना कहीं फेड अप हैं और बदलाव चाहते हैं, राइट। हाँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो जब वोटर टर्नआउट होता है तो आपको बिग सरप्राइज देखने को मिलता है। हाँ। तो इसलिए तो फारूकुल्लाह साहब अपनी एमपी सीट हारे थे, उमर अब्दुल्ला भी अपने एमएलए हारे थे, राइट। तो वही मैं चाहता हूं कि अभी क्या होगा, अभी अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसी भी बाकी है, तो उधर भी काफी ज्यादा वोटिंग होगी, तो देखते हैं वहां पे भी क्या सरप्राइज आता है। तो अच्छा सोहेल सर, डेमोक्रेसी। ठीक है सोहेल सर, हम बारामूला सीट का अगर जिक्र करें और पॉलिटिकल चश्मे से इसको देखें, तो पीडीपी बहुत ज्यादा बारामूला सीट पर कहीं नजर नहीं आ रही। क्या पीडीपी ये भांप चुकी है कि सेंट्रल कश्मीर में और नॉर्दर्न कश्मीर में उनके लिए बहुत ज्यादा रिवाइवल की संभावनाएं नहीं है, इसलिए उन्होंने जोर भी नहीं लगाया? अनंतनाग राजौरी सीट क्योंकि उनका गढ़ भी रहा है, रिवाइवल के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं पर डटे हुए हैं। क्या हम इसे ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है इंजीनियर रशीद, फिर सजाद गनी लोन और उमर अब्दुल्ला, इन तीनों के होने से ही बारामूला सीट का मुकाबला है, पीडीपी का जिक्र भी नहीं हो रहा। जास्मीन जी, अगर आप क्लोजली देखें तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती को सैबोटाज किया है उमर अब्दुल्ला ने, क्योंकि पीएजीडी की जहां तक गठन की बात है, ये इकट्ठे थे और लास्ट मोमेंट तक इकट्ठे रहे। और महबूबा जी हमेशा फारूक साहब को फादरली फिगर मानती है, और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि अगर हमें बोला होता तो अगर हम पीएजीडी का एक हिस्सा थे तो हम शायद तीसरी सीट भी ना लड़ते। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी है ही नहीं, खत्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि वो एक रीजनल आइडेंटिटी को अपनी पार्टी की बचाने के लिए उन्होंने पीडीपी को अक्यूज कर दिया, पीडीपी को अपने हिसाब से जीरो कर दिया। वो एक गलत चीज थी जो मैं समझता हूं वो भी एनसी को डैमेज करेगी। और महबूबा जी क्योंकि बीइंग ए लेडी, मैं तो उनको भी बहुत मतलब सलाम करता हूं कि बीइंग ए लेडी वो डटी रही, और वो वाहिद जो परा है जो न्यूमरस केसेस में इन्वॉल्व भी थे, कन्विक्ट नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और अच्छी तरह कैंपेनिंग कर रहे हैं। और महबूबा जी क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, पुंछ से लेके अनंतनाग तक, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनकी बेटी भी वोटरों को रिझा रही है अपने पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के साथ। तो कहीं ना कहीं महबूबा जी को सैबोटाज जो है उनकी पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है, वो भी लोग देख रहे हैं, और उसका भी कहीं ना कहीं फर्क जो है आपको इलेक्शंस में वोटर्स में पड़ता हुआ नजर आएगा। अब कैंडिडेट्स, क्योंकि आधे लोग तो पीडीपी के अपनी पार्टी में चले गए, कुछ लोग जो थे वो इधर उधर जा रहे हैं। हमेशा जो सियासतदान होता है वो इजी एग्जिस्ट ढूंढता है कि कहाँ उसको फायदा होता है, कहाँ नुकसान होता है। तो इसलिए उनके लिए थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि क्या करना है, और फिर भी अपनी आइडेंटिटी के लिए वो दोनों सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल। सचिन सर, डिसाइसिव फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो बारामूला सीट पर आपको क्या लगता है कि डिसाइसिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसको दिमाग में रखकर, जहन में रखकर इतनी लंबी लंबी कतारों में लोग घरों से बाहर निकले और अपने मतदान का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? पहली बात तो मैं डेवलपमेंट ही बोल पाऊंगा, सबसे बड़ा फैक्टर डेवलपमेंट, क्योंकि पीपल आर फीलिंग सिक्योर्ड। इससे बड़ी बात देखो, मैं जैसे आप पहले भी बता चुका हूं कि लोग पहले जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो थ्रेटन करती थी लोगों को, तो लोग वोटिंग डालने के लिए घर से बाहर नहीं आते थे। अब इतनी लंबी कतारें लग रही हैं, उसका रीजन है दे आर फीलिंग सिक्योर्ड। और हालांकि 2 दिन पहले भी इतना बड़ा 2 टेररिस्ट अटैक हुए, फिर भी पीपल आर कमिंग आउट ऑफ
देयर होम, देयर कंफर्ट जोन टू वोट। तो सिक्योरिटी सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा। और उन्होंने देखा बारामूला में, मैं चलो बारामूला की बात कर रहा हूँ, बारामूला में उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है। मैंने अभी देख रहा था कि उमर अब्दुल्ला ने तो अपनी इंस्टाग्राम में रील डाली थी एक हाईवे की, ये देखिए हाईवे कितना अच्छा बना है। लेकिन उनको ये नहीं पता ये हाईवे 2015 में सैंक्शन हुआ और मोदी गवर्नमेंट ने किया ये सैंक्शन हाईवे। लेकिन उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम में रील में डाला, देखो कितनी फास्ट गाड़ी चल रही है, क्या हाईवे है बनाया गया है। तो पीपल आर फीलिंग कि डेवलपमेंट हो रहा है। और ये आ गया बारामूला की बात, और अंदर ही गांव में तक बिजली जा रही है, हर घर नल योजना बन रही है। और बाकी जो गैस सिलेंडर की बात है, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था उज्ज्वला योजना, ये भी वहां तक पहुंच रही है लोगों तक। और सबसे बड़ी बात आयुष्मान जो योजना है, उससे अगर आप अपने डेटा से निकालेंगे तो बारामूला में इतने सारे आपको केसेस मिलेंगे जिन्होंने 5 लाख तक। लेकिन फिर सचिन सर सवाल तो जिसका तस रह जाता है, जो बहुत सारे लोगों के जहन में है, बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हो गए, जितने भी राजनीति को समझने वाले लोग हैं, उनके मन में, उनके जहन में ये बात है कि अगर इतनी सारी डेवलपमेंट्स को क्लेम किया जा रहा है ऑन वन हैंड, तो फिर अदर हैंड कैंडिडेट्स बीजेपी ने क्यों नहीं उतारे? सिर्फ ये कह देना कि हम चुनाव लड़ने के लिए हमने 370 नहीं हटाया, अनुच्छेद 35A नहीं हमने हटाया, हमने कश्मीर का भला सोचा, सिर्फ ये कह देने मात्र से तो नहीं है। वहां के लोगों के विकास अगर आप वाकई चाहते हैं तो फिर आपको एक अपना नुमाइंदा तो देना चाहिए था। ये सवाल है जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी पूछ रही हैं। ये बात तो सही है, बीजेपी ने ना बारामूला में खड़ा किया, ना श्रीनगर में, ना अनंतनाग में। मेरे को लगता है इनकी कुछ कोलिशन गवर्नमेंट अल्ताफ बुखारी साहब के साथ इनका कुछ कोलिशन है, क्योंकि ये आउटसाइड सपोर्टर बन चुके हैं, लेकिन ये फ्रंट पे नहीं आ पाए। ये बीजेपी की आप खामियां बोलें या उनके कोलिशन प्रेशर था या समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा बोल सकते हैं। तो मेरे को एज ए पॉलिटिकल मेरे को लगता है बीजेपी को फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था। दे शुड हैव देयर कैंडिडेट्स इन ऑल 3 सीट्स। पर लेकिन मेरे को लगता है कुछ कोलिशन का उनका अल्ताफ बुखारी सोहेल सर से इसका जवाब ले लेते हैं। सोहेल सर, गुलाम नबी आजाद के साथ उनका कुछ सपोर्ट का हुआ। ठीक है सोहेल सर, आपको क्या लगता है? जैसे कि सचिन सर कह रहे हैं, नहीं लगता कि इतनी सारी चीजें हैं गिनाने के लिए, तो नहीं लगता कि बीजेपी को वाकई फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए था? बिल्कुल खेलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी एक अछूत जमात मानी जाती थी कश्मीर में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अच्छे लोग तो जुड़े नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ, और जो लोग जुड़े उनका अपना ग्राफ अच्छा नहीं था जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके या कन्विंस कर सके। और जो वो एडवाइस देते रहे नेशनल एग्जीक्यूटिव को या स्टेट एग्जीक्यूटिव को, वो कोई अच्छी नहीं थी। आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग जो है बीजेपी में जो ज्वाइन किए वो लोग हैं जो लैंड ग्रैबर्स हैं या किसी केसेस में फंसे हैं, जिनको डिलीवरेंस नहीं आती है। तो इससे बेटर था कि वो नेशनल इंटरेस्ट में अपने कैंडिडेट्स, अगर हारना ही था, पता ही है कि हारना है, तो उससे अच्छा है। और दे आर प्लानिंग समथिंग बिगर इन असेंबली इलेक्शंस के। असेंबली इलेक्शंस का जो रूपरेखा रेखी उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन क्रेडिबल फेसेस और ये सब चीजें गिनवाने वाले लोग इनके पास नहीं है। इतना बड़ा काम, इतनी सब चीजें हुई हैं, लेकिन इनके पास वो फेसेस नहीं थे जो इनकी उपलब्धियां जो हैं वो लोगों तक पहुंचा सकते। और वो सिर्फ अपने ही कामों में लगे रहे, और उसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी की लोकल यूनिट को हुआ, और वो अब इसीलिए कैंडिडेट्स खड़े नहीं हुए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है जो मैं बता रहा हूं आपको। ये वो चीजें हैं जो रिपोर्ट लोगों के बीच में से, कश्मीर के लोगों के बीच में से आती है। हालांकि ये चाहते तो ये कुछ भी कर सकते थे, अच्छे लोगों को कनेक्ट कर सकते थे, अच्छे लोगों को डाल सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, उसमें ये सफल नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने कैंडिडेट खड़े नहीं किए। या सोहेल साहब, हम ये कह सकते हैं कि इन इलेक्शंस के जरिए बीजेपी ये भांपने की कोशिश कर रही है कि एक बार अपना नाम जोड़ के देखते हैं उन रीजनल पार्टीज के लिए जिनकी एक्सेप्टेंस भाजपा से थोड़ी ज्यादा है घाटी में, और फिर उसके जरिए ये भांपा जाए कि असेंबली इलेक्शंस में क्या संभावनाएं बनती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही है जास्मीन। ग्राउंड जो है, पहले ग्राउंड अच्छी होगी तभी तो मैच खेला जाएगा। अभी तो पिच तैयार की है, पिच पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई है, लोगों का जो विश्वास है वो आपने बढ़ाया है, बढ़ा है, और लोगों को आपने कॉन्फिडेंस में लेके कुछ चीजें इंट्रोड्यूस की हैं। तो ये तो अच्छी चीजें हैं, लेकिन ये है कि फिर भी अगर आपको असेंबली इलेक्शन भी लड़नी है, कश्मीर में कश्मीरी, जम्मू में डोगरे, लद्दाख में लद्दाखी, करगिल में करगिल के ही लोग तो लड़ेंगे ना। अगर आप उन्हीं को ऑन बोर्ड नहीं लोगे और उन लोगों को क्रेडिबल फेसेस को, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने से आप क्रेडिबल नहीं हो जाते। अब प्रॉब्लम ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि 1 कॉल और आप मेंबर,
वन कॉल, और उसमें कोई बंदा कैसा होगा, कोई हिस्ट्री शीटर होगा, कोई लैंड ग्रैबर होगा, पकड़े भी गए 2-4 लोग। तो ये ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन में क्रेडिबिलिटी मैटर करती है, पर्सोना मैटर करता है, और पूरे भारत में आप देखेंगे इस वक्त ऐसे ऐसे लोग जीतेंगे जो अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने पर्सोना पे, अपनी डिलीवरेंस पे जीतेंगे, और पार्टी उसके बाद आएगी। और कुछ लोग सिर्फ पार्टी के बलबूते पे, जैसे 2019 की इलेक्शन जीते हैं, मोदी फैक्टर काम करता रहा 2014 में, और 2024 में ये वैसा नहीं है। यहाँ आपका परफॉर्मेंस, आपकी पर्सोना, फिर पार्टी, ये सब चीजें मैटर करेंगी जो हम देख रहे हैं इस इलेक्शन में। तो जम्मू कश्मीर में भी सेम है, और यहाँ भी आप देखेंगे जो रिजल्ट आएंगे वो बड़े बड़े डिफरेंट होंगे। वो आप जो सोचा नहीं होगा वैसे लोग जीत के सामने आएंगे, जो अच्छा है लोगों के लिए। बिल्कुल, और ये बड़ी बात है, ये तमाम फैक्टर्स हैं, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर बड़ी बात ये है कि 1 बजे तक का बारामूला सीट का अगर वोटर्स टर्नआउट देखा जाए तो 2019 के पूरे दिन भर के वोटर्स टर्नआउट के बराबर पहुंच चुका, और ये कहा जाए कि 0.9% ऊपर ही है। 34.79% पोलिंग परसेंटेज 1 बजे तक का है, और ये काफी बढ़ने की उम्मीद है। इसी के साथ सोहेल काजमी साहब और सचिन पाड़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमें अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। तो आपको बता दें कि पूरे देश भर में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हो रहा है, और बारामूला सीट का जो वोटर्स